नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शिक्षण विधि और जीवन कौशल से महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाले सुपर टेट में आपको यहां से प्रश्न जरूर दिखाई देंगे। प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जा सकती है। तो पर्यावरण जो शिक्षा है वो स्वयं अपना कर दी जाएगी। जब हम अपने रूप में उसे लागू करेंगे, टीचर जब आदर्श व्यवहार लागू करेगा तो उसको देखकर ही तो बालक जो है अनुकरण करेगा। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य छात्रों में क्या है? तो जो प्रोजेक्ट कार्य होता है वो छात्रों में सृजनात्मक योग्यताओं को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि प्रोजेक्ट कार्य में हम जो है प्रत्येक बालक को अलग अलग टॉपिक पर वर्क देते हैं। फिर बालक उन टॉपिकों के बारे में जो है अन्वेषण करता है, खोज करता है, तभी तो लिखेगा उस टॉपिक में। तो क्रिएटिविटी थिंकिंग, अपसारी चिंतन का इससे विकास होगा। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है प्रोजेक्ट विधि की, तो बता दें प्रोजेक्ट विधि के जो जनक हैं वो जॉन ड्यूवी के शिष्य जो है किलपैट्रिक माने जाते हैं, और इन्हें इस विधि को हम योजनावाद के नाम से भी जानते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न समस्या प्रधान है? मतलब ऐसा कौन सा प्रश्न है जिससे प्रॉब्लम आएगी और बच्चा उसमें सोचने पर मजबूर होगा? तो वो पहला ही ऑप्शन सही है। यदि पृथ्वी पर सारी वनस्पतियां नष्ट हो जाएं तो क्या होगा? ये एक समस्यात्मक प्रश्न है। अगर पूरी वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी तो यहाँ जो जीवन का आधार है वो ही एकदम नष्ट हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस विद्वान का कहना है कि खेल बालक का जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है? तो जो खेल बालक की जन्मजात और स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये कथन जो है ये है मैकडूगल का। मैकडूगल जो कि मूल प्रवृत्तियों के जनक भी माने जाते हैं। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी, और इनकी एक बुक है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने सबसे पहले व्यवहार की बात की थी, ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन अगर व्यवहारवाद के जनक की बात पूछ ली जाए तो महान मनोवैज्ञानिक जे.बी. वाटसन का नाम नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आवृत्ति का सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो आवृत्ति मतलब होता है खोज को बढ़ावा देना, बार किसी चीज़ों को, एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट करना आवृत्ति कहलाती है। तो जो इसका उद्देश्य होगा वो अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उसका दोहराना होगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो हम जब पहले नियम बता देते हैं, फिर उस उदाहरण से उसको क्लियरिफाई करके उसे हम समझाते हैं, तो ये निगमन विधि के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। निगमन विधि को हम जो है सामान्य से विशिष्ट के नाम से भी जानते हैं, और आगमन विधि में हम पहले उदाहरण बताते हैं, उदाहरण से समझाते हुए नियम की ओर ले चलते हैं। ये भी आप नोट रख लीजिएगा। और आगमन तथा निगमन विधि के जो जनक हैं वो अरस्तु माने जाते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक अच्छी पाठ्य योजना में सबसे अधिक दिया जाना चाहिए। तो मान लीजिए आप जब लेसन प्लान क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो आप टाइम देंगे वो देंगे विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है पाठ्य योजना की। बता दे जो माइक्रो टीचिंग है इसके जो जनक विश्व में माने जाते हैं वो एलन तथा ब्रूस को माना गया है, लेकिन भारत में अगर बात की जाए तो डी तिवारी का नाम नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक छात्र की शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वही है जो उसने स्वयं प्राप्त कर लिया। ये कथन किसका है? तो जो ये कथन है ये है वाल्टर स्कॉट का। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान क्या है? तो जो किंडरगार्टन प्रणाली है ये जर्मनी में शुरू हुई थी, और इसका जो प्रतिपादन किया था वो फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्राबेल महोदय ने किया था। इसको खेल विधि के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको बता दूं किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षक का स्थान था वो माली जैसा होता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मौखिक संचार का उदाहरण है। मौखिक संचार यानी कि ऐसा कौन सा उदाहरण है जो कि विचारों के आदान प्रदान का स्पष्ट उदाहरण देता है, यानी कि कम्युनिकेशन संप्रेषण का प्रभावी उदाहरण है? तो जो सही उत्तर है इसका डी है। सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। जब सुनीता विनीता को पत्र पढ़कर सुना रही है, सुनीता तो का संप्रेषण तो अच्छा ही होगा, विनीता भी उसके अनुकरण के माध्यम से कुछ न कुछ चीज़ों को क्रिएट कर लेगी। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? तो जो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना कर देगा वो है खेल का मैदान, क्योंकि खेल के मैदान में बालक जो है शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास का भी
बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान अर्जन कर लेता है। अब बात आई है खेल विधि की, तो बता दें खेल विधि की तो फ्रोवेल के है, लेकिन अगर आधुनिक खेल विधि के जनक की बात की जाए तो कार्डवेल कुक का नाम नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम वह है, तो पाठ्यक्रम वही बेस्ट होगा जो उनके विकास में सहायक हो, बिल्कुल सही है। छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, बिल्कुल सही है। समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे, तीनों चीज़ें सही हैं। तो यानी कि इसका जो सही आंसर है वो होगा डी ऑप्शन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसका अर्थ क्या है? तो शिशु एक कोरी स्लेट है, ये कहा था रूसो ने, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि कोरी स्लेट होता कैसा है, जब बच्चा शुरुआत में आता है, उसको विद्यालय में जब पहली बार आता है तो वो एक कोरी स्लेट होता है, वो कुछ नहीं जानता, तो उसको हमें क्या करना है, उसे इच्छा अनुसार उसमें गढ़ देना है। जिस तरीके से हम उसे पढ़ाएंगे, जो चीज़ें उसके माइंड में कॉन्सेप्ट वो डालेंगे, वो उसी अनुसार अपने आप को ढालता हुआ चला जाएगा। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। इसी क्रम में जी.बी. वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मतलब छोटा बच्चा दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, इंजीनियर, वैज्ञानिक कुछ भी बना सकता हूं। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण बताइए। तो नकारात्मक यानी कि निगेटिविटी की बात कर रहा है, तो सी में लिखा है छात्र जो है कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि ये निगेटिविटी को दर्शा रहा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रौढ़ शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि, प्रौढ़ शिक्षा की बात आई है, मैं आपको बता दूं प्रौढ़ शिक्षा जो होती है वो 15 साल से 35 साल के बीच की जो शिक्षा है वो प्रौढ़ शिक्षा होती है। इसका जो सही विकल्प है वो है डी, क्योंकि जब प्रौढ़ जो है शिक्षित होगा तो अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेगा। जब अभिभावक पढ़ा लिखा होगा तो अपने जो बालक है, जो शिशु है, उसको भी वो कहीं ना कहीं ज्ञान में जो है अग्रणी करने के लिए उसे शुरुआत से अपने द्वारा ही पहले शिक्षित करेगा, फिर विद्यालय ले जाएगा, तो वो उसको मोटिवेट करता रहेगा। इसलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। परिचर्चा विधि तथा शिक्षण में बहुत कारगर हो सकती है। मान लीजिए चर्चा परिचर्चा है या कोई गोष्ठी विचार व्यक्ति है किसी टॉपिक पर विद्यालय में, तो आप कैसे उसको प्रभावी बनाएंगे? तो उसको प्रभावी बनाने का सिर्फ एक तरीका है कि आप उस टॉपिक को पहले से बता दीजिए। मान लीजिए कल कोई परिचर्चा है तो आज ये बता दीजिए कि कल हम इस टॉपिक पर बहस करेंगे या इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो बालक क्या करेगा, उसके लिए उस टॉपिक को वो पहले से सीख कर आ जाएगा दोस्त। तो जब वो पहले से उसे कुछ पढ़ेगा तो वो अच्छे से अपने विचारों को आदान प्रदान कर पाएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रतिपुष्टि है इसका जो प्रयोग है वो विषय वस्तु को गहराई से जानने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक होता है। जब हम विद्यालय में कोई चीज़ को पढ़ाते हैं तो उसी से संबंधित क्वेश्चनों को जब हम पूछते हैं तो यह क्या करते हैं, ये फीडबैक ही तो लेते हैं कि बालक ने उस चीज़ को कितनी गहराई से आत्मसात किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी शिक्षक की क्षमता की जांच इनमें से किस आधार पर की जा सकती है? तो जो क्षमता की जांच है वो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पूर्ति तथा उनके शिक्षण जो है द्वारा संतुष्ट होकर ही की जा सकती है। पता ही शिक्षक की क्षमता की जांच करना, तो शिक्षक के क्षमता की जांच केवल उनके विद्यार्थियों से ही की जा सकती है। टीचर तो ऐसे ही एजुकेटर है, उसको तो सब पता ही है, लेकिन वो कैसे संप्रेषित कर रहा है, कैसे वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल सर्वदेश सामग्री का प्रयोग करके क्लास में कैसे पढ़ा रहा है, उसका ज्ञान तभी होगा जब हम विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेंगे, तभी पता लगेगा टीचर कैसे क्लेरिफाई किया है। इसलिए बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण के दौरान तुलना का लाभ यह है कि जब हम शिक्षा के दौरान जो है तुलना करा लेते हैं दो बच्चों में या किसी भी चीज़ में, तो क्या लाभ है? तो पाठ्य विषय अधिक स्पष्ट हो जाता है। बात सही है। तुलना के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सरलता होती है। बिल्कुल, जब हम तुलना कर लेंगे, जान नहीं जाएंगे कि ये चीज़ ज़्यादा सही है, ये चीज़ गड़बड़ है, तो निष्कर्ष भी पहुंचने पर तुरंत पहुंच जाएंगे। नया ज्ञान ग्रहण करना आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तीनों बातें इसकी सही हैं। डी फॉर डेनमार्क एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सामूहिक खेलों में छात्रों को कौन सा लाभ होता है? जब सामूहिक खेल खिला रहे हैं विद्यालय में तो कौन कौन लाभ होंगे? उत्तरदायित्व निभाने का गुण बिल्कुल सही आया होगा। मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग बिल्कुल सही आएगा। सी ऑप्शन नियमों का पालन का अभ्यास होगा, यानी कि इसका भी डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए? तो शिक्षक जो अभिभावक संघ की बैठक है समय समय पर होनी चाहिए। सी ऑप्शन एकदम सही है। लेकिन अब इसमें लिखा है समय समय पर, तो आपके दिमाग में आया होगा कि समय समय क्या है। तो मैं बता दूं, प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को शिक्षक संघ की एक बार मीटिंग
आवश्यक है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक को समय पर पाठशाला में आ जाना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि जो शिक्षक जो है टाइम से विद्यालय आएगा तो छात्र भी समय पर पाठशाला आएंगे, बिल्कुल सही है। छात्र समय की पाबंदी को सीख लेगा, बिल्कुल सही है। छात्र समय पर आने वाले शिक्षकों का सम्मान करेगा, ये बात भी सही है। यानी कि इसका भी डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऐसा है जिसे छात्र पढ़कर समझने की बजाय हाथ से करके बेहतर सीख सकते हैं? तो हाथ से कर कर बेहतर किसे सीखेंगे? किसी मकान में बिजली की घंटी लगाना, बिल्कुल हाथ से ही तो आप करके लगा रहे हैं। बीज बोकर पौधे उगाना, बिल्कुल करके सीखने की बात करता है। मकान में बिजली का फ्यूज बांधना, ये भी करके सीखने की बात करता है। यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और करके सीखने की बात जो है हमारा एनसीएफ भी करता है। एनसीएफ भी करके सीखने पर ही बल देता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि छात्र को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि तो जो व्यवहारिक ज्ञान होता है इसमें जो है हम तर्क विचार वाद विवाद का अवसर प्रदान कर देते हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक विशेषता यह है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जो है उनका जो मापन होता है वो प्रायः स्थिर होता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वस्तुनिष्ठ का जो मापन है वो स्थिर होगा, चाहे मैं कॉपी जांचूं या आप जांचें या कोई अन्य जांचे। जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर सही है तो नंबर 1 मिलना तय है, गलत है तो 0 ही मिलेगा, चाहे कोई भी उसका मूल्यांकन करें। इसीलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में वैधता और विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सी बात सही है? तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की में बात सही है, इसमें इसके द्वारा जो है छात्रों की प्रश्न का निर्माण सरल है। ऐसे प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम के बहुत बड़े भाग सम्मिलित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। यही ऑप्शन एकदम सही है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाने के लिए सक्षम बनाने हेतु क्या करेंगे? तो जब हम उसको क्रियाशील बनाने के लिए करेंगे तो उसको हम खुद एक्टिव रखेंगे ना, उनको क्रियाशील रखेंगे तभी तो वो क्रियाशील काम करेंगे। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण के अनेक विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है? शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, यह भी बात सही है। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, यह भी बात सही है। यानी कि इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। शिक्षण के अनेक विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? तो बुद्धि का जो लक्षण नहीं है ये है बुद्धि जन्मजात होती है, यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है या अर्जित की जा सकती है। तो बुद्धि अर्जित नहीं की जा सकती। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। क्या आप बुद्धि आप खरीद लेंगे क्या कि 10 रुपये किलो दे दीजिए हमको बुद्धि? ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और बुद्धि की जो प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है, इसे देखी नहीं जा सकती। क्या आपको बुद्धि दिखाई देती है क्या कि ऐसे है, इस रंग की है, उस रंग की है? ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है वो है संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। यह काम शिक्षा का हर स्तर पर होगा। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती हैं। तो पुस्तकें जो प्रभावशाली हो सकती हैं यदि जो है विषय वस्तु का जो माध्यम हो वो क्या हो? मातृभाषा हो। जब हम बालक की मदर टंग में संप्रेषित करेंगे, मदर टंग मातृभाषा से ज्ञान को जो है जोड़ते हुए सिखाएंगे तो बालक ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने ज्ञान को सीख पाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में बच्चों की शारीरिक भाषा पर नज़र रखने में हम यह जान सकते हैं कि कौन बच्चा कक्षा में तनावग्रस्त है, बिल्कुल जान लेंगे। कौन बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा, ये भी जान लेंगे। कौन बच्चा आगे चलकर क्या कर सकता है, ये भी जान लेंगे। तो कक्षा में बच्चों की शारीरिक भाषा से हम तीनों चीज़ें जान लेंगे। तो इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया था? तो जो त्रिभाषा फार्मूला है ये राधाकृष्ण आयोग ने दिया था। राधाकृष्णन आयोग 1948 में आया था, जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, नोट रखिएगा।
ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि शिक्षण विधियों से थे और जीवन कौशल से थे, जो कि आपको सुपर टेट में बेहतरीन सफलता दिलाने में आपको मददगार साबित होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे जल्द ही मुखातिब होऊंगा एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।